देता हूँ। ये देख रहे हैं एक्सप्लॉइटिंग वेब एप्लीकेशन की अंडर एक सेक्शन है एक्सप्लॉइटिंग एडमिन कंसोल। ये बड़ा मजे का टेस्ट केस है। ये मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जाता, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें इसने ये पकड़ी है जी PHP माई एडमिन का पेज। अब ये इसकी पासवर्ड क्रैकिंग करना चाह रहा है। ठीक हो गया। ये इसने इसको इंट्रूडर में लेके गया। अब इसमें प्रॉब्लम थी। इसमें अगर आप इसकी लॉगिन देखें ना, मैंने आपको कहा था कि अब इसी सिर्फ एप्लीकेशन चेंज हो गया, लॉगिन का बिल्कुल फॉर्मेट चेंज हो गया। पहली बात यह है कि HTTP ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो क्लियर है। तो सिर्फ एक अपनी कस्टम लॉजिक लिखी हुई है, और लॉजिक में देखें इसमें ऑर्डर के पैरामीटर आ रहे हैं, और इसमें एक टोकन का पैरामीटर आ रहा है, इसमें एक सेट सेशन का पैरा। अच्छा, डेवलपर भी तेज है ना, वो उनको पता है मैं लॉगिन की और पासवर्ड क्रैकिंग होगी, तो वो कोई ना कोई उसमें प्रोटेक्शन रखते हैं। तो इसने ये रखी हुई है, टोकन रखी हुई है और सेट सेशन रखा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हर रिक्वेस्ट पे चेंज हो जाता है। तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो उसका मतलब ये है कि पासवर्ड क्रैकिंग अटेम्प्ट हो रही है, उसको ब्लॉक कर देगा। तो अब इसमें जब आपने लॉजिक लिखनी है ना, तो कोई भी टूल है ना आपका, वो मेरे ख्याल में जो जितने भी कॉमन टूल है ना, वो उससे आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकते कि जी हर रिक्वेस्ट में हर डिफरेंट पैरामीटर को डिफरेंट तरीके से चेंज किया जाए। वो वर्क सूट के अंदर हो सकता है। ठीक है ना। इसमें इंक्लूडर में एक ऑप्शन होती है, और उसमें जब आप जाते हैं ना, इसमें 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 अटैक की टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसमें अटैक होता है पिच फॉर्क। इसमें आप जाके ना मल्टीपल पैरामीटर को मल्टीपल तरीकों से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि लॉगिन जो सबसे मुश्किल पासवर्ड क्रैकिंग है ना, बाकी सारे प्रोटोकॉल एक तरफ और वेब का प्रोटोकॉल एक तरफ। क्यों? कस्टम मेड लॉजिक्स होती हैं हर किसी की। देखें, एक शक्ल मैंने अभी तक आपको दिखाई, एक शक्ल ये दिखाई। आप आज 10 एप्लीकेशन खोल लें, जीमेल खोलें और हॉटमेल खोलें, और भी उनकी रिक्वेस्ट कैप्चर करके देखें, आपको हर रिक्वेस्ट डिफरेंट नजर आएगी। ठीक है, तो इसलिए फिर उस हिसाब से आपको किसी ने, और इवन उनकी प्रोटेक्शन डिफरेंट होती है। किसी की कोई प्रोटेक्शन है, किसी ने CSRF टोकन रखा हुआ है, किसी ने सादा टोकन रखा हुआ है, किसी ने कोई सेशन ID रखा हुआ है, किसी ने क्या मोस्टली कंट्रोल रखे हुए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो इस तरीके से ये होती है। और इसको मैं निकाल देता हूँ और हम इस पे आ जाते हैं। टारगेट बेसिकली टारगेट टैब के अंदर ना आपको उसकी सारी वो बन जाती हैं, साइट मैप बन जाता है। ये हमारी थी, इसका ये साइट मैप बन गया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेब पेन टेस्ट करें ना, तो आपने करनी इसी तरीके से, प्रॉक्सी खोलनी है, इसको ओपन करना है, इसके जितना भी आप इसमें एक्टिविटी करेंगे, साइट मैप जनरेट होता रहेगा। जो पेज खोलते जाएंगे साइट मैप बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी तो देखें लॉगिन नहीं किया तो साइट मैप छोटा है, जब लॉगिन कर लेंगे तो साइट मैप बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका साइट मैप बन गया है। इसमें हम कुछ चीज़ें जो हमने खोली हुई हैं उनको चेक कर लेते हैं। सर लॉगिन है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एप्लीकेशन को थोड़ा सा इनोवेट करता हूँ ताकि हमारे पास ना कुछ कंटेंट जनरेट हो जाए। अब ये इससे ना जब मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, बैक एंड पे ना साइट मैप बन रहा है। अच्छा, अब हम अपना साइट मैप, अब रूट मैंने किया था तो इसके नीचे भी एक, अच्छा अब देखें, अब गेट और पोस्ट में आप फर्क देखें कि जो गेट की रिक्वेस्ट होती है ना, उसके अंदर सिर्फ हेडर होता है, उसके अंदर बॉडी नहीं होती। और जो पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है उसमें हेडर भी होता है और बॉडी भी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात गौर से सुनिएगा। कभी कभी होता ये है कि आप एप्लीकेशन डेवलपर है, आपने कोड, आपका जो पेज है आप चाहते हैं गेट से आए, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं मैं कुछ पैरामीटर मैंने लेकर आने हैं। तो भाई वो कैसे आएंगे? इसमें तो बॉडी होती ही नहीं है। तो उसको पैरामीटर ऐसे आते हैं। मिसाल है, मैं वो पेज खोलता हूँ, ये खुला हुआ है पेज, ये मैं लिंक नजर आ रहा है आपको, ये मैं ऐसे इधर ले आता हूँ। अब मैं आपको ये केस बता रहा हूँ कि आप डेवलपर है और आपने HTTP पे चलाना है, लेकिन आपने पैरामीटर लेके जाने हैं। तो आप ये कहेंगे जी यार पैरामीटर में मेरे पास तो बॉडी है ही नहीं, तो मैं पैरामीटर कैसे लेके जाऊंगा? आप पैरामीटर ऐसे लेके जाओगे। ये URL हो गया सारा, ये लगा हुआ है पैरामीटर। तो जो गेट में जाता है ना, गेट में भी पैरामीटर जा सकते हैं, वो इस तरीके से जाते हैं। अच्छा, और आपको एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। ये लेते हैं इसको,
मैं एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ लॉगिन की, DVWA। अब आप देखिएगा login.php। अब मैंने यूजर नंबर पासवर्ड लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर निशान लगाऊंगा, लिखूंगा यूजर नेम इज इक्वल टू टेस्ट, फिर लगता है एंड, दूसरे पैरामीटर शुरू होता है एंड से, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू टेस्ट। तो बेसिकली ये जा रहा है इस तरीके से। तो गेट के अंदर जो चीज आएगी वो आपको इधर यूआरएल में ऐसे ऐसे दिखेगी। वर्ड सूट में कैसे दिखेगी? वर्ड सूट में आपको ऐसे दिखेगी, यहाँ पे आ रहा होगा। मिसाल है ये, इधर लिख, 1 मिनट में इसको भेजता हूँ, यूँ आ रहा होगा यूजर नेम इज इक्वल टू टेस्ट एंड पासवर्ड इज इक्वल टू टेस्ट। तो खैर ये मैंने आपको, तो गेट में भी आपको बेसिकली, गेट में भी इंफॉर्मेशन जा सकती है और पोस्ट में भी जा सकती है, डेवलपर पे डिपेंड करता है। और नॉर्मली इसकी लॉजिक ही होती है कि जो सेंसिटिव पैरामीटर है वो पोस्ट में लेके जाएं, और जो सेंसिटिव पैरामीटर नहीं है वो बेशक आप गेट की रिक्वेस्ट में ही ले जाएं। क्यों कि ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, ये जगह जगह लॉग होती है, ठीक है। तो इसलिए ये अगर आप, विकास भाई, जी जी, ये आपने जो कहा सेंसिटिव पैरामीटर, तो यूजर नेम पासवर्ड जो है ये क्या सेंसिटिव पैरामीटर काउंट होगा या नॉन सेंसिटिव? देखिए ये यूजर ने पावर सेंसिटिव पैरामीटर काउंट होगा, और मैं ये काउंट होऊंगा जिसने सिक्योरिटी का इसको पता नहीं है, तो उसने अपनी एप्लीकेशन ऐसे बना दी। ये गलत, ये एक बैड एग्जांपल उसको है। उसको पोस्ट में लेके जाना चाहिए था। यस, ये तो ठीक था, चलें ये नाम नेम 12 जा रहा है, चलें ये तो कोई सेंसिटिव पैरामीटर नहीं है, ये ठीक है, ठीक है। और मैं अगर कोई मुझे, मैं आपके लिए देखें अभी, मुझे ये देखें, ये फोरम भाई, ये लें, ऐसे नहीं करना, ये बैड एग्जांपल है, ठीक है। ये सही एग्जांपल है। तो ये जाना कैसे चाहिए था? ये सही ऐसे जाना चाहिए था जैसे हमने पोस्ट में वो गई है लॉगिन की रिक्वेस्ट, ये वो सही तरीका था, ठीक हो गया। अब ये ना, ये मैं आपको जो वनरेबिलिटीज पढ़ेंगे ना उसमें आपको अंदाजा होगा कि आपको हैरत होगी कि आपने यूआरएल खोल रहे होते हैं, कहाँ कहाँ पे लॉगिन हो रहा होता है, ये डिफरेंट जगहों पे ना ये सॉरी लॉगिन ही लॉग हो रहा होता है। तो उस वजह से वो कहते हैं सेंसिटिव पैरामीटर इसमें ना रखें, क्योंकि जो यूआरएल आप हिट करते हैं, तो आपको पता है आपकी आपकी मशीन से लेकर सर्वर तक काफ़ी सारी चीज़ें बीच में डिवाइसेस आती हैं, तो काफ़ी सारी डिवाइस, क्योंकि ये ओपन होता है, ठीक है। और तो ये आपका ना वो हो जाता है बेसिकली, जगह जगह पे लॉगिंग हो रही होती है इसकी, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। तो खैर ये बताने के लिए था कि गेट में भी आप लेके जा सकते हैं और पोस्ट में भी लेके जा सकते हैं। गेट में लेके जाएंगे, यूआरएल ऐसा होगा, ठीक है, और रिक्वेस्ट मैंने आपको दिखा दी कैसी होगी। और पोस्ट में लेके जाएंगे तो यूआरएल ऐसा होगा, सादा सा, उसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा और पैरामीटर नीचे लगे होंगे। तो ये है जी गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट। अगर आप, मैंने आपको दो जगह से दिखाई है, गेट की रिक्वेस्ट दिखाई है यूआरएल कैसे नजर आएगा ब्राउजर में खुला हुआ और वेबसाइट पे कैसे नजर आएगा, और पोस्ट की रिक्वेस्ट दिखाई है कि यूआरएल कैसे नजर आएगा और बैकएंड पे कैसे नजर आएगा। तो ये हो गए जी आपके मेथड। गेट पोस्ट पुट की कहीं ना कहीं आएंगी, कोई एग्जांपल्स आएंगी तो आपको पुट करके दिखाएंगे फाइल पुट से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान। पुट से फिर फायदे, ओसीपी में तो उसके बहुत फायदे। लैब में बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जिसमें आपको पुट के जरिए आप कोई शेल अपलोड करते हैं और देन आप मशीन की एक्सेस ले लेते हैं। और डिलीट का इसमें वो नहीं है हमारे, समझ लें ओएससीपी के रेलिवेंट इसका कोई मतलब नहीं है कि डिलीट करके हमने क्या अचीव कर लेना है। उसमें तो ये तो आरसीई के इंटरेस्ट में होते हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, एंड गोल इनका आरसीई है। तो ये वाला पार्ट हो गया जी, ठीक है। अब हम विंडोज का भी आपको बता दिया है, वो आई नेट बता रहा था, आई नेट पब होता है फोल्डर ना, इसी ड्राइव में होता है नेट पब में आगे। एक सवाल है वो ये कि अम, एक जो हम कर रहे होते हैं व्यू पेज सोर्स, और एक जी होता है इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, जी जी। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ जो हमें वो स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है विजिबिलिटी वो? अच्छा वो, एक मिनट वो बताता हूँ आपको।
कौन सी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सी चीज़ यूज़फुल नहीं है? दोनों चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं। ये हम एक पेज खोल लेते हैं ना। यानी सवाल ये था कि कब हम यूज़ करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स को किस वक़्त यूज़ कर रहे होंगे और व्यू पेज सोर्स को किस वक़्त यूज़ कर रहे हैं। अब ये ना देखें, ये आपके पास एक पेज है, ठीक है ना। व्यू पेज सोर्स है तो इसका सारा पेज नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब पेज ना, ये तो छोटा सा पेज है ना, एक बहुत बड़े बड़े पेज होते हैं, हजार हजार लाइनों का पेज होता है। तो अब आपने आप चाहते हैं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि यार इससे रेलिवेंट यूजर नेम से रेलिवेंट जो रेंडरिंग है या जो एचटीएमएल है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये करेंगे ना एक्सट्रैक्ट एलिमेंट। तो आप बेसिकली इस पार्ट को आप प्रॉपर, यानी कि आप उस पर डायरेक्टली मैप कर लेंगे। तो कभी कभी ये होता है कि डेवलपर नहीं, सॉरी, पेन टेस्टर, हम लोग ये चाह रहे होते हैं, ये देखना चाह रहे होते हैं कि जी मतलब क्लाइंट साइड पे ना कोई लॉजिक जो है ना, क्लाइंट साइड पे क्या लॉजिक लिखी हुई है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है, यूजर नेम और पासवर्ड है ना, अब पासवर्ड की लिमिट सेट हुई है 8। तो आप कहते हैं यार ये क्या लिमिट सेट होगी यार, मैंने इसको खत्म करना चाहता हूँ। तो फिर आप इधर से देख लेंगे कि पासवर्ड पे क्या लगा, यूजर पे क्या लगा हुआ है। तो ये बेसिकली ना करता है अलग अलग, एक ब्राउजर भी फायरफॉक्स के हैं और ब्राउजर में होते हैं वैसे। ये दो अलग अलग फीचर है। इंस्पेक्टर एक अलग फीचर है और पेज सोर्स एक अलग फीचर है। इंस्पेक्टर आपको पिन पॉइंट कर देता है, पेज सोर्स आपको बहुत बड़ा पेज दिखा देता है। और दूसरा, इवन इसमें खाली ये नहीं होता, इसमें कुछ टूल्स ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नेटवर्क का टूल है, ठीक है। चले हम जिक्र हो गए तो ये बता देता हूँ। ये नेटवर्क का टूल क्या, जब आप पेज हिट करते हैं ना, तो बैकएंड पे जो रिक्वेस्टें गई ना वो सारी इससे दिखा दो। ये बैकएंड पे जी, ये टाइम भी आ गया फलाना, 3 रिक्वेस्टें आ गई है, ठीक है। तो ये नेटवर्क का टूल है। और इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। इसमें डिबगर का भी एक टूल होता है, ठीक है। इसमें अच्छा ये भी अच्छा इसमें भी साइड में ऐसा बन जाता है, अभी इसका बन नहीं रहा ये, इसकी पता नहीं क्या वजह है, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक की भी है, वो आएगी उसमें दिखा दूंगा। यहाँ पे एक साइड मैप सा बन जाता है। तो नॉर्मली वैसे मैं तो इतना यूज़ नहीं करता ये नेटवर्क टूल, क्योंकि मैं तो वर्कस्पोर्ट पे काम करता हूँ। और आपने यहाँ एक चीज़ ये समझनी है, ये भी आपने सवाल से मेरे ध्यान में आ गया कि जो नया लोग होते हैं ना, वो ये करते हैं कि इसमें ना, ये आपको एक पॉइंट ये ज़रूर समझ लें ये वाला, कि इसमें कोई भी ये काम है ना, ठीक है ना जी, कोई एक्टिविटी आपने करनी है, उसके मल्टीपल तरीके हैं करने के। ये हैकिंग में हैकर की एबिलिटी होती है का मल्टीपल। कुछ लोग होते हैं वो किसी चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग इस तरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग कोई और यूज़ करते हैं। अब नया बंदा क्या करता है, वो ये समझता है कि वो ये सारे टूल भी मुझे आना ज़रूरी है, और मतलब हर चीज़ मुझे आना ज़रूरी है। इसमें देखें, इसमें ओपन सोर्स टूल भी होंगे, ठीक है, इसमें पेड टूल्स भी होंगे, इसमें पाइथन में अपने कोड लिख लें वो भी होंगे, और बेतहाशा ऑप्शन है। तो नया बंदा क्या, देखें, वो कहते हैं ना कि दुनिया धोखे का घर है। तो आप दुनिया में दुनिया की चीज़ों में लेके आखिर भूल जाते हैं। इसी तरह आप ये जो है ना, इसमें इनके पीछे लग के ना, कि यार मैं आपने एक काम को आपको मल्टीपल तरीकों से आना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि इस काम के 1000 तरीके तो 1000 के 1000 आपको आने चाहिए, क्योंकि ये जो टूल है, मिसाल है, उसका ये सेम पर्पज़ है जो ये काम कर रहा है, या थोड़ा-सा एक फीचर का फ़र्क है। तो इसलिए लोगों ने अपने हर हैकर के अपने टूल होते हैं जो वो यूज़ कर रहा होता है, जो उसमें वो कंफर्टेबल होता है। तो इसलिए आप जब इंटरनेट पे जाएँगे, आपको बेसिकली आपको चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टूल कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, और वेब पेन टेस्टिंग में ज़्यादातर काम जो है ना बगफुट से ही हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये टूल बहुत कम ही यूज़ किए हैं। इंस्पेक्टर अच्छा टूल है, ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। और कंसोल भी कभी कभी काम आ जाता है, क्योंकि इसमें एरर वगैरह आ रहे होते हैं पेज के। और जब आप एक्सेसर अटैक बना रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको इसकी हेल्प मिल जाती है। डिबगर मैंने इतना यूज़ नहीं किया, लेकिन इतना कोई खास टूल नहीं है, ये सारा काम बग सूट्स हो जाता है। नेटवर्क रिक्वेस्टें भी सारी बग सूट से हम कैप्चर कर लेते हैं। तो लेकिन ठीक है,
स्टाइल है, जब इस पे आप क्लिक करते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं, स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो उसको ब्यूटीफाई करते थे थोड़ा सा अच्छा। वो आगे एग्जांपल आ जाएगी, मैं वो दिखा दूंगा आपको। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टूल नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर आप यूज़ किया करें और वर्कशॉप यूज़ किया करें, वो तो बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्टर्स आपकी अंडरस्टैंड नए बंदे की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, वो कुछ चीज़ों पे इंस्पेक्ट करने की देखिए जो उसे लगे इंपॉर्टेंट है या इसके पीछे क्या लॉजिक लिखी हुई है। तो ये अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, इसमें अब इनोवेशन में मैं अब हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें कोई आपको पीछे कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ ले, देन इनोवेशन में जब मारते हैं। शफ़क़त, सवाल नहीं आ रहा कोई? ये टेस्टिंग भी हो रही है, कौन सा बंदा भाग गया? नहीं अच्छा, ठीक है सर, आगे चलिए। जी नहीं मुझे एक लग रहा है शफ़क़त भाग गया, मुझे लग रहा है, मैं शफ़क़त को चेक कर रहा था। इधर ही हूँ। अच्छा, बस फिर ठीक है। जी, जी खुरम भाई। जी सॉरी, मैं दूसरी वो एक कॉल आ गई थी। तो ठीक है, इट मीन्स कि अभी जो बात फाइनल हुई वो ये है कि हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज कि हमारे पास वर्क सूट मौजूद है तो सारे काम उससे हो सकते हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली, बस आप चीज़ें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। टूल्स इतने इतनी लंबी लिस्ट है ना, जिसकी मतलब वो क्या टूल कैसे बनते हैं आजकल आपको पता है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हमारे पेन टेस्टर भी सोशल मीडिया वाले टाइप के बन गए हैं। थोड़ा सा टूल लिखा मैंने जी, गिटहब पे डाल दिया जी, ये मेरा टूल है जी। आपने भी 2-4 कमांडें लिख ली, ठीक है जी, वही चीज़ किसी और, वो ये मेरा टूल है जी, वो उसका टूल है। ओपन सोर्स में इतने टूल पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा टूल्स इकट्ठे हो गए, इस वजह से इससे एंड रिजल्ट क्या हुआ कि गार्बेज और क्वालिटी सारा मिक्स हो गया। तो नॉर्मली जो लोग, जो आप अगर ओएससीपी की बुक बाय बुक जाएँगे ना, आपको वो चंद टूल मिलेंगे, जो आपको हर जगह यूज़ हो रहे होंगे, और अगर आप इंटरनेट पे जाएँगे, तो आपको इतने टूल मिलेंगे कि आप कहेंगे यार ये मैं। और दूसरी बात ये कि एक टूल लोग बहुत से नए लोग टूल पे रिलाय करते हैं। टूल पे रिलायंस जो है ना, फेल्ड अप्रोच है। आपको आपकी उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। अगर आप न्यूमरेशन उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, अगर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। आपके पास कोई टूल भी नहीं होगा ना, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर लेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी। लेकिन मैंने, क्योंकि काम में इसी शोबे में कर रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ काम, नए बच्चे यही काम करते हैं कि वो सबसे पहले टूल उठाते हैं और टूल पे शुरू हो जाते हैं, स्क्रिप्ट किडीज़ जिनको कहते हैं, और उनको चीज़ की सेंस नहीं पता होती। तो कहीं तुक्का उनका लग जाता है, ज़्यादातर उसमें तुक्का नहीं लगता। और दूसरी बात है कि ये कोई क्वालिटी नहीं है, ये कोई टैलेंट नहीं है कि आप फ़ौरन टूल उठा के टूल चला लें। आपको चीज़ की समझ हो, मतलब वही वाली बात नहीं, डॉक्टरी आपने पढ़ी नहीं और टीका लेके आप फिर रहे हैं, तो उस टीके ने क्या करना है, उस सांस वाली मशीन ने क्या कर लेना है। तो टूल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और टूल अपने रखें बड़े कॉमन से, बस फेमस टूल। हर चीज़ में ना जाएँ, क्योंकि ये वही डाइवर्जन है, जो मैंने आपको मिसाल दी थी, सिर्फ दुनिया की एक डाइवर्जन है। ये वो डाइवर्जन है पेन टेस्टिंग में, कि टूलों के पीछे भागना शुरू हो जाएँ, और नए लड़के बैठे होते हैं, घंटों-घंटों लगे होते हैं। मैंने क्या किया जी, एक्सरसाइज़ पढ़ ली, जी मैंने 20 टूल निकाल लिए। अच्छा जी, एसक्यूएल पढ़ ली, जी मैंने 30 टूल देख लिए। अच्छा, होती क्या है? नहीं, ये नहीं पता क्या, तो थोड़ी ये समझे, बहुत लोग ये रास्ता अडॉप्ट करते हैं, जो बिल्कुल गलत रास्ता है, और इसमें अपने बहुत टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो इसीलिए ओएसीपी वाले टूल्स के बिल्कुल वो अगेंस्ट है, वो ज़्यादातर काम मैनुअल करवाते हैं आपसे। तो इवन आप ऑथेंटिक जब आप पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं लोग हाइड्रा से, उनको सेंस नहीं होती वेब की, तो वो बस उनसे वो अपने ख्याल में उनकी सही टेस्टिंग हो रही होती है, हालाँकि उनकी सही टेस्टिंग नहीं हो रही होती, और वो सही पासवर्ड गुज़र जाता है क्रैकिंग में से, लेकिन उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आता। तो टूल पे नहीं, पीछे नहीं भागना, आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागना है। तो ये आ गया वेब एप्लीकेशन इन्यूमरेशन, ठीक है। इसमें ना वही मैंने आपको, अच्छा, इस सबसे पहला काम है जी, कंटेंट या पेजेस इन्यूमरेशन करते हैं आपने। देखिए एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है सिवाय पेजेस हैं, ठीक है। लोग हमें एप्लीकेशन देते हैं टेस्ट करने के लिए, हम पूछते हैं जी, चलिए एप्लीकेशन कितने पेजेस हैं जी, 1000 पेजेस हैं, इतने पैसे होंगे, 500 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, ठीक है, स्टैटिक है, कौन से हैं, फलाने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, पेजेस तो उस एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है ही लिस्ट ऑफ पेजेस। अच्छा, में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक होता है पब्लिश कंटेंट, एक होता है हिडन कंटेंट, ठीक है। पब्लिश कंटेंट ये होता है कि आप डेवलपर है, जितना डेवलपर है, उसने चीज़ डेवलप की, उसने चीज़ रखी पब्लिश होने के लिए, फंक्शनैलिटी उसने बनाई, उसने एप्लीकेशन बनाई थी, उसने वो पब्लिश करनी थी, वो तो पब्लिश कंटेंट हो गया। और जो पब्लिश कंटेंट होता है ना, उसकी मज़े की बात ये होती है कि जब आप एप्लीकेशन को
एप्लीकेशन इनोमरेट कैसे करते हैं। एप्लीकेशन आप जाएंगे, एप्लीकेशन आपने ओपन की, ठीक है, चलें यहीं से इधर से कर लो। मैं आपको एप्लीकेशन में आप इनोमरेट कर रहे हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब ये जो है ना, ये पब्लिश कंटेंट है, ये तो उसने खुद रखा है। ये आप इस बैकएंड पे सारा साइट में बनता जा रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसमें किया। अब होता है कभी कभी क्या होता है कि जो डेवलपर है ना, उसने कोई चीज़ें रखी टेस्ट पर्पस के लिए रखी थी। अब टाइम के प्रेशर्स की वजह से या किसी वजह से ना उसके पास वो डिलीट नहीं कर सका, वो होता है हिडन कंटेंट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक टर्म यूज होती है इसमें हैकिंग के अंदर, पेन टेस्टिंग में, लो हैंगिंग फ्रूट। जब आप मशीन एक हैक करते हैं, दो आपके पास अटैक वेक्टर है, तो आप उस अटैक वेक्टर पे जाएंगे, इसमें कम एफर्ट लगेगी। तो ये इसकी लो हैंगिंग फ्रूट है। तो हिडन कंटेंट में अमूमन आपको लो हैंगिंग फ्रूट मिल जाता है, क्योंकि उसने कुछ चीज़ ऐसी रखती होती है जो भूल गया होता है, और भूली हुई चीज़ के अंदर ही पेनिट्रेट करना आसान है। जो पब्लिश की है, जो प्रॉपरली गौर फिक्र करके सोच समझ के बनाई है, टेस्ट की है, उसमें एंटर होना मुश्किल है। हिडन कंटेंट जो भूल गया, उसमें जाना आसान है। एक तो ये है कि आपने पेजेस निकालने हैं। पेजेस कैसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ठीक है। ये आप पेजेस पीछे साइड में बनता जाएगा, ठीक है, पेजेस इसके बनते जाएंगे। अच्छा, हिडन कंटेंट कैसे निकलेगा जी? हिडन कंटेंट ऐसे निकलेगा, इसको उठाएं आप, टूल है उसके, एक टूल है, बड़ा कॉमन टूल इस्तेमाल होता है यहाँ पे, जो आप लगाएं डब, ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आप लोग सारे। अब ये जो टूल है ना, ये बेसिकली बहुत सी चीज़ें, अब देखें जो कन्फिग है ना, ये कन्फिग फाइल, ये आपको कहीं नज़र नहीं आई होगी इनोमरेट करते हुए, ठीक है, ये इसमें नज़र आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है। अब ये फाइल जो है ना, ये कोई पब्लिश कंटेंट नहीं है, ये PHP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये गलती से रह गई इसके ऊपर, तो मिल गई ना आपको ये फाइल। इस तरह काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बेसिकली आपको वो करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। तो इसको ना वो कहते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं अटैक सरफेस। ये भी आपने नाम सुना होगा। अटैक सरफेस क्या होती है एप्लीकेशन की? जो एप्लीकेशन का पेजेस होते हैं ना, वही उसकी अटैक सरफेस होती है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में आपने अंदर जाना उसके उसके पेजेस से ही होता है। तो जो वेब एप्लीकेशन के जो वेब पेजेस होते हैं, वो ही अटैक सरफेस होती है। और अटैक सरफेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अटैक सरफेस आपने इनोमरेट की होती है ना, वो ये की होती है 40%। मिसाल है, आपने इनोमरेट उसकी अटैक सरफेस इनोमरेशन ही सही नहीं की। अब जो मसला था, वो जो 60% रह गया था, उसमें उस पेज में था, वो आपने इनोमरेट नहीं कर सके। तो आपकी इनोमरेशन अच्छी होगी, तो आपको उसमें से वल्नरेबिलिटीज निकलेंगी। बहुत से लोग इनोमरेशन उनकी, मतलब मुझे याद है आज भी उनकी लैब्स होती थी, उसमें कुछ मशीनों पे इनोमरेशन आप सही तरीके से ना करें ना अगर, तो आपको वो पेज मिलता ही नहीं था जिस पेज में मसला है। और आप उस मशीन पे पूरा दिन भी लगा लें, आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आपके पास वो पेज ही नहीं, आप वो पेज ही नहीं आप निकाल सके जिस पेज में प्रॉब्लम थी। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इनोमरेट करना। तो पब्लिश कंटेंट आप वेबसाइट पे जाके ना सारा ओपन करके, तो उससे आपका ये कंटेंट सारा बन जाएगा आपका शूट के अंदर। और हिडन कंटेंट के लिए आप डब चला लें, और एक, उससे आप एक, एक सवाल है। जी जी। दो डिफरेंट टूल है, लाइक डर्ब है और गो बस्टर है। अब दोनों को अगर आप चलाते हैं तो दोनों की आउटपुट डिफरेंट हो सकती है ना। ऐसा ही है। तो यानी आप मल्टीपल टूल्स भी ट्राई करें, बेहतर है ऑप्शन। तो असल में ना मैं इसकी वे इतना वो नहीं है असल में। थोड़ा सा फर्क फर्क इसलिए आता है कि वो डिक्शनरी डिफरेंट होती है। अगर आप वो एक सेम डिक्शनरी रखें ना, तो तो फिर वो उसमें सेम रिजल्ट आएगा। तो सिर्फ आपकी लर्निंग पर्पस के लिए ना, लर्निंग पर्पस के लिए डर्ब और डायरेक्टरी बस्टर ये रिकमेंड करते हैं। जैसे वैसे डब्ल्यू फर्स्ट भी अच्छा टूल है, ये 2-3 टूल चला ले करें जस्ट फॉर अपनी एक लर्निंग पर्पज है, तो इनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन OSCP वाले ना एग्जाम में आपसे ये डिपेंड नहीं, और वो जो मतलब अगर वो हिडन कंटेंट इनोमरेट करवाना है तो वो डब से ही आ जाएगा, ठीक है, वरना नहीं आना हो तो नहीं आएगा, और किसी से नहीं आएगा। तो वो मैंने जो एक्सपीरियंस किया OSCP के हिसाब से, कि वो डब या डब डायरेक्टली फर्स्ट से ही अगर उन्होंने चीज़ इनोमरेट करवानी हो करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन कमर्शियली जब आप पेन टेस्ट करते हैं, तो आप उसमें डिफरेंट टूल्स ले सकते हैं। लेकिन OSCP वाले ना, असल में OSCP वालों ने ना एग्ज़ाम बहुत स्मार्टली डिज़ाइन की है। तो अगर वो कोई ऐसी चीज़ बना देना कि यार 4 टूल डिफरेंट चलेंगे तो एक टूल में से चीज़ निकलेगी, तो
तो फिर एग्जाम 24 घंटे में पूरा नहीं हो सकता। तो उन्होंने एग्जाम में आपकी कुछ और स्किल्स टेस्ट करनी है, ना कि जी। तो वो उन्होंने एक बड़ा स्मार्टली बड़ा थॉट प्रोसेस करके बनाया हुआ है। तो वो आपका ये टेस्ट नहीं करेंगे। तो आप इसलिए इसमें ओएससीपी में जा रहे हो डब मैक्सिमम डर्टी बस्टर। इसके अलावा आप आगे पीछे गौर करने की वो सारी डाइवर्जन है एट कम से कम ओएससीपी की हद तक, उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है। मैं ना सर मैं यही इस डिस्कशन से ना इससे यही चीज मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वो जो डाइवर्जन है ना ओएससीपी के अंदर उससे बचाऊं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, ओपन फील्ड है, तो लोग अपने घंटों ज़ाया कर देते हैं, तो उस डाइवर्जन में ना पड़े। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे लगेगा यार यहाँ पे ये डाइवर्जन है, तो मैं आपको बताता रहूंगा इधर से इस तरफ नहीं निकलना, इसी ट्रैक पे रहना। ये इसमें बहुत क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है इसके अंदर। और तो इसमें बस आपने हिडन कंटेंट में इतना परेशानी और डर इज एनफ मोर देन एनफ फॉर मी फॉर ओएससीपी। डर काफ़ी है। सिर्फ ये हो सकता है कि मुझे कभी कभी डर में नहीं मिलती थी ना, डर में डिक्शनरी आपको पता होगा डिक्शनरी लगती है, इसमें तो डिफ़ॉल्ट में आ जाती है। ये इसने बताई ना डिक्शनरी, ये डिफ़ॉल्ट में लग गई। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये डिक्शनरी पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप जाए ना इस फोल्डर में वर्ड लिस्ट, इसमें बहुत सारी डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं। तो मैं क्या करता था, जब मुझे ये मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि कॉमन कॉमन से ना नहीं मिलता था, तो फिर मैं ये डिक्शनरी यूज़ करता था। तो ये मैं आपको ओएससीपी में बता रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली थी जो कॉमन में से नहीं मिलती थी, तो बिग से मिल जाती थी। तो इस तरह इसमें वो खेल सकते हैं कि कॉमन तो छोटी सी है, ठीक है, और बिग बड़ी आप देख लें। तो ये मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि जो कॉमन में से नहीं मिलती थी वो बिग में से कोई फाइल में कोई ऐसा ना मिल जाता था, तो मैं इन दोनों को यूज़ कर अगर मुझे मशीन से कुछ भी नहीं मिलता था ना, तो आखिर में तंग आगे ना मैं बिग भी लगा देता था कि यार शायद मुझे बिग से कोई चीज़ मिल जाए, कोई पेज, यानी कि मैं इसमें लाइन नहीं करना चाहता था। कभी कभी ऐसा मशीन वो बनाते हैं, उसकी इनोवेशन करते हैं मुश्किल, तो आप इनोवेशन करते हैं बेसिक तरीकों से, आपका वो कंटेंट निकलता ही नहीं है। तो आप मसला उसमें ढूंढ रहे होते हैं जिसमें मसला होता ही नहीं है, और जिसमें होता है वो आपको मिला ही नहीं होता। तो उस वजह से फिर मैं इसको बिग यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये और इसके मेरे ख्याल डिक्शनरी ऐसे ही लगा लेते हैं इसके आगे, यहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो जस्ट शेयर, वो आप देख टूल्स की तो कुछ अगर वो इसकी हो जाए कमांडें आपको नेट से मिल जाएंगी आई थिंक। अच्छा तो फिर इसमें एक काइंड ऑफ ओवरकिल करने की जरूरत नहीं है हमें। यस, नहीं मिलता तो आप बिग पे चले जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो पहली अटेम्प्ट में बिग ना लगाएं, ये सही नहीं है वो काइंड अच्छा ऑफ। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि जो पहली अटेम्प्ट है ना, उसमें मेरे ख्याल में ना आपको बिग नहीं लगाना चाहिए। असल में मैं आप अभी मशीन, जब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा ना, मशीन लाइव हम कैसे करते हैं। मशीन लाइव में मतलब मशीन पे ना हर पोर्ट पे पैरेलल में काम, मतलब मैं एक मशीन मैंने चेक की, एनएफ स्कैन किया, उसमें 80 आया, तो मैंने एक टैब में डब निटो लगा दिया। उसमें 21 आया तो उसकी अपनी इनोवेशन की चीज़ें लगा दी, कोई एसएमबी है उसकी अपनी लगा दी। तो अब हो सकता है ना कि उन्होंने जो रखा हो वो कॉमन में रखा हो, बिग में ना रखा हो, या हो सकता है कि उन्होंने मसला 80 में रखा ही ना हो, मसला एसएमबी के अंदर रखा हो। तो मैं किसी भी मतलब मैं ना आपको कहना कि चाह रहा हूँ कि ये मैं आपको बताता हूँ, मैं इसकी ये पॉइंट में कि मैं ये इधर से मैं अगर ये अगर मुख्तलिफ पोर्टें ना उसमें मैंने एफर्ट शुरू की ना, ठीक है, तो मैं उनके साथ ना ये तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं एक पोर्ट पे सारा जोर लगा दूंगा ऐसे। इस तरह पेन टेस्ट मैं नहीं करता। मैं सारी पोर्टें इकट्ठी शुरू करता हूँ बेसिक लेवल 80 पे। बेसिक ये अगर ये मिसाल है, 80 के स्टेप्स है, ये 443 के स्टेप्स हैं, ये एसएमपी के स्टेप्स हैं। इसके बाद मैं ना इस पे इसका वो करूँगा एनालिसिस। ठीक है, कि मेरे पेन टेस्ट की पोजीशन क्या आ रही है। मुझे लगेगा यार ये मुझे मेरे एक्सपीरियंस या मेरे यार ये मुझे लगता है इस पे मुझे, तो मैं फिर इस पे टाइम ज़्यादा इसको एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, अच्छा ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं पेन टेस्टर की, मैंने ऐसे ठीक है करते हुए। असल में बिग में पता है क्या होता है, बिग में टाइम बहुत लगता है। तो और जो मैंने एक्सपीरियंस किया था इनकी लैब में, अगर शायद 100 में से एक मशीन ऐसी होगी या 2 मशीन ऐसी होंगी जिसका कॉमन में से निकला तो बिग में से निकल आया। और जस्ट जस्ट तो पहले मैं हर किसी को ना एक बेसिक लेवल पे ही जो मुझे लगेगा यार इसमें मजीद एफर्ट करनी है,
तो मैं फिर इसमें एफर्ट कर लूँगा। ठीक है, आप पहले बिग से भी जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने इनका मिजाज देखा है ना ऑफेंसिव सिक्योरिटी का, वो ये मुझे उससे जो अप्रोच नजर आती है कि आप सारी फोटो में बेस मतलब ये 80 पे बेसिक स्टेप्स चला दिए, इस पे चला दिए, इसके बाद आप एनालिसिस करें कि यार मेरा पेन टेस्ट क्या बता रहा है। आपको लगेगा यार एसएमबी, मुझे लगता है मुझे मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो फिर एसएमबी पे फोकस कर लें। और फिर आप ये उस टाइम ये सोचेंगे कि अच्छा इसमें मुझे टाइम लगेगा, तो ठीक है मैं इधर से भी वो भी चला देता हूँ, क्या नाम है, साथ साथ मतलब बिग भी चला देता हूँ। तो ये पेन टेस्टिंग जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ना, वो कोई स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो वो आपको हर स्टेज पे ना आपने अपनी पोजीशन देखनी। मैं तो भाई यकीन करें, पेन टेस्ट जब इस स्टेज पे आता हूँ ना, तो फिर मैं दोबारा से रिविजिट करूंगा यार मैंने क्या किया। अगला डायरेक्शन लेने से पहले ना पूरा अपना रिविजिट किया कि यार मैं किस मुझे पोजीशन क्या आ रही है अभी, तो मुझे किस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ पे नहीं करना चाहिए। तो देन अगेन अगेन मैं हर कुछ एक अगले स्टेज के बाद दोबारा रिविजिट करता हूँ सारी प्रोसेस को, कि यार कहाँ से ये मेरे पास कुछ चीज़ मैंने मिस तो नहीं कर दी, और इस हो सकता है इस एंड पे मैंने कुछ मिस कर दी हो। तो ये मेरे ख्याल में ना पेन टेस्टिंग की से, तो जो ओएससीपी वाले हैं ना, ज़्यादातर इनका ये मैंडेट नहीं है कि वो, बहुत कम ऐसे इन्होंने रखा था कि जो कॉमर्स से निकली, बिग से निकली। तो पहली गो में ना, मिसाल है आप एक सवाल है पासवर्ड क्रैकिंग का, पासवर्ड क्रैकिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पहली गो में लगाएं। ठीक है, ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों का मिजाज नहीं है, वो ये चाहते हैं पहले इनोवेट कर लें अच्छे तरीके से। आप अगर आपको इनोवेशन के बाद कोई यूज़र नेम मिल जाए ना, तब आप पासवर्ड क्रैकिंग करें। अगर आपको यूज़र नेम नहीं मिलता तो पासवर्ड क्रैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनकी ये भी सेंस है कि अगर आपको पासवर्ड मिल गया एफटीपी से, तो वो हो सकता है कि वो पासवर्ड एसएसएच पे लग जाए, तो वो पासवर्ड क्रैकिंग आप एसएसएच पे भी करें, वो वेब पे भी करें, वो हर जगह पे करें। तो ये वो चीज़ है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि वो मशीन ऐसे बनाते हैं। तो आप पासवर्ड क्रैकिंग, अब देखें आप पेन टेस्टर हैं, आप कहो जी नहीं जी पहले ही अटेम्प्ट में पासवर्ड क्रैक करूंगा। अच्छा, यूज़र आपको पता कोई है नहीं, आपने यूज़र अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लिए 100, डिक्शनरी है 1 मिलियन की, तो आप तो सारा दिन तो इसी में लग जाएगा। इसलिए आपने ये भी सोचना है कि उन्होंने भी, अगर आप समझेंगे ना कि उन्होंने भी एग्जाम बनाना है और उन्होंने भी एक रियलिस्टिक चीज़ बनानी है, तो आपकी अप्रोच उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो उस तरह आपने भी सोचते रहना है कि यार इन्होंने भी तो मशीन तैयार करनी है, तो इन्होंने किस तरह तैयार की होगी, और मैं भी आपको बताता रहूँगा कि आपने कैसे जाना है। तो ये अच्छा, है। एक सवाल मुझे कि जो ब्रूट फोर्सिंग से इनकी मशीन कहीं ऐसा तो नहीं होता बैठ जाए? नहीं नहीं नहीं, इनकी मशीन, हम तो थक के बैठ सकते हैं, इनकी मशीनें नहीं बैठ सकती। इनकी एक जो अगले एग्जाम थे ना OSWE और ये OSCP, इसका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनका इतना अच्छा नहीं है। एग्जाम में मशीनें इनकी बैठ जाती हैं, लेकिन OSCP का तो बहुत, उसमें कभी भी ऐसे नहीं हुआ। उनका पूरा इतना अच्छे से करा रहे हैं, उनका बहुत मेच्योर सेटअप है। अच्छा जी खुरम भाई, आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी, ये आ गया जी टेक्नोलॉजी स्टैक इनोवेशन। ठीक है जी, ये इसमें आपने करनी है, कैसे करनी है आगे डिस्कस करते हैं। ये चीज़ मैंने हाईलाइट की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लॉइटेबल एप्लीकेशन इनोवेशन। अच्छा, ये गोल्डन पॉइंट है, आप सबने नोट करना है। OSCP वाला जितना भी एग्जाम आएगा, जितना भी वो ये करते हैं आपके पास, देखिए एप्लीकेशन आप पेनिट्रेट करनी है, दो तरीके ना, आप पेन टेस्टर बन जाए और एप्लीकेशन का सारा अटैक सरफेस इनोमरेट करें, देन हर पेज को आप शक की निगाह से देखें, और उसमें सोचें कि मसला होगा, और उसमें फिर मसला ढूंढें। फिर एक्सेस ढूंढने का और तरीका है, सीक्वेंस ढूंढने का और तरीका है, डेटा से ढूंढने का और तरीका है। हर मनोमेटिक ढूंढने का डिफरेंट प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस करें और आप सारी ज़िंदगी इसी में लगा दें। ये काम आप करते हैं कमर्शियल पेन टेस्टिंग में। ठीक है, लेकिन जो आपकी पेन टेस्ट है ना, OSCP वालों में क्या करना है, OSCP वाले स्मार्ट है, इन्होंने ये बनाया कि आप इनोमरेट करेंगे ना, तो इनोमरेट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन का बैनर मिल जाएगा। ठीक है, उस बैनर से आपको ना उसका एक्सप्लॉइट मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, और उस एक्सप्लॉइट को आपको एडजस्ट करके चलाना होगा। तो आपसे वो ये नहीं करवाएंगे, समझ रहे हैं ना, दो रास्ते जा रहे हैं वो, इसमें आप मतलब वो इस रास्ते पे आपको लेकर आए, ठीक है, इस वाले रास्ते पे। तो पेन टेस्ट के दो रास्ते हैं, तो मैंने आपको पहला रास्ता बताया कि हर पेज को शक की निगाह से देखें, और ये सोचें इस पे हर तरह का मसला हो सकता है, और हर तरह का मसला देखने के लिए जो उसका तरीका आ रहा है वो सारा प्रोसेस चलाएं। एक तो ये तरीका है, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड मेथड कह लें। राइट हैंड मेथड क्या है, इनोमरेट करें और ढूंढें इसमें एप्लीकेशन कौन सी चल रही है। एप्लीकेशन के बैनर्स आ जाएंगे, उस एप्लीकेशन को ढूंढें कि जी इस एप्लीकेशन के अंदर कौन सा एक्सप्लॉइट है। ठीक है।